मार्च 1971 दिल्ली के साउथ ब्लॉक के एक कमरे में रात के 2 बजे भी लाइट जल रही थी। बाहर पूरी दुनिया सो रही थी, लेकिन अंदर एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जो पूरे दक्षिण एशिया का भविष्य बदल सकता था। पूर्वी पाकिस्तान जल रहा था और भारत को तय करना था, चुप रहना है या इतिहास बदलना है। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। ढाका यूनिवर्सिटी से लेकर गांवों तक गोलियां चलीं, हजारों लोग मारे गए। डर और हिंसा से भागते हुए लाखों लोग भारत की सीमा की ओर आने लगे। कुछ ही महीनों में लगभग 1 करोड़ शरणार्थी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम पहुंच चुके थे। भारत की अर्थव्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक संतुलन पर भारी दबाव पड़ने लगा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या सीधे युद्ध किया जाए? लेकिन उस समय की वैश्विक राजनीति बेहद जटिल थी। अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके सलाहकार हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के साथ थे। चीन भी पाकिस्तान का समर्थन कर सकता था। अगर भारत ने सीधे सैन्य कार्रवाई की तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव, प्रतिबंध और कूटनीतिक अलगाव का खतरा था। इसी बीच एक शांत लेकिन निर्णायक योजना बननी शुरू हुई। भारत की नई खुफिया एजेंसी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हो रही थी। रॉ के प्रमुख R.N. काओ और उनकी टीम को एक ऐसा रास्ता बनाना था जिससे बिना सीधे युद्ध के हालात बदले जा सके। साउथ ब्लॉक में इंदिरा गांधी के करीबी सलाहकार P.A.N. हक्सर और D.P. धर ने एक रणनीति रखी। सीधा हमला नहीं, पहले अंदर से हालात बदलो। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को संगठित करो, पाकिस्तानी सेना को अंदर से कमजोर करो और दुनिया को दिखाओ कि यह लोगों की आजादी की लड़ाई है, भारत की आक्रामकता नहीं। रॉ ने भारत बांग्लादेश सीमा के पास गुप्त प्रशिक्षण शिविर बनाए। यहाँ बंगाली युवाओं, पूर्व सैनिकों और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया। इस बल का नाम रखा गया मुक्ति वाहिनी। उन्हें हथियार चलाना, संचार करना और गुरिल्ला युद्ध की तकनीक सिखाई गई। मिशन साफ था, पुल उड़ाना, रेलवे लाइनों को नुकसान पहुंचाना, ईंधन डिपो और संचार नेटवर्क को बाधित करना। हर छोटे हमले से पाकिस्तानी सेना की सप्लाई और नियंत्रण कमजोर होने लगा। धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान में उनका नियंत्रण ढीला पड़ने लगा। यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह मनोवैज्ञानिक युद्ध भी था। गुप्त रेडियो प्रसारणों के जरिए संदेश भेजे गए, आप अकेले नहीं हैं। हर सफल कार्रवाई से स्थानीय लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा और पाकिस्तानी सेना पर दबाव बढ़ता गया। लेकिन खतरे अभी भी बड़े थे। खुफिया रिपोर्ट्स में संकेत मिल रहे थे कि अमेरिका अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर भेज सकता है। चीन उत्तरी सीमा पर दबाव बना सकता था। इंदिरा गांधी को समय चाहिए था ताकि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तैयार किया जा सके। उन्होंने दुनिया भर की यात्रा शुरू की, लंदन, पेरिस, बॉन और मॉस्को। हर जगह उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों के सबूत पेश किए। अगस्त 1971 में भारत और सोवियत संघ के बीच मित्रता संधि हुई। यह संधि भारत के लिए एक रणनीतिक सुरक्षा कवच बन गई। इस बीच मुक्ति वाहिनी और रॉ के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना की हालत कमजोर होती जा रही थी। उनकी सप्लाई लाइन टूट रही थी, संचार बाधित हो रहा था और उनका मनोबल गिरने लगा था। फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय हवाई ठिकानों पर हमला किया। अब भारत के पास खुलकर युद्ध में उतरने का कारण था, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। महीनों से चल रही गुप्त तैयारी ने युद्ध की दिशा पहले ही तय कर दी थी। सिर्फ 13 दिनों में हालात बदल गए। 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश एक नए देश के रूप में जन्मा, लेकिन इस जीत की असली कहानी रणभूमि से पहले शुरू हुई थी। उन गुप्त बैठकों में जहां नक्शों पर योजनाएं बनी, उन प्रशिक्षण शिविरों में जहां एक नई ताकत तैयार हुई, और उस धैर्य में जिसने सही समय का इंतजार किया। अगर वह गुप्त योजना असफल हो जाती तो शायद भारत को 2 मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ता, शायद अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग जाते, शायद दक्षिण एशिया का नक्शा आज अलग होता। 1971 की जीत सिर्फ बंदूकों से नहीं मिली थी, वह मिली थी रणनीति, खुफिया तैयारी और सही समय पर लिए गए शांत लेकिन निर्णायक फैसलों से। क्योंकि इतिहास हमेशा युद्ध से नहीं बदलता, कभी कभी इतिहास चुपचाप परछाइयों में लिखा जाता है। और भाई, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके एक सब्सक्राइब भी कर दें।